नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्तराखंड जीके बुक वाइज एमसीक्यू सीरीज। हिमांशु कफलटिया जी की पुस्तक हमारी चल रही है। 22 क्लासेस हम अभी तक कवर कर चुके हैं। आज हम इस पुस्तक से 23वीं क्लास यहाँ पे कवर करेंगे, वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे जहां हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था। लास्ट वीडियो में हम उत्तराखंड के नदी तंत्रों के बारे में जान रहे थे। काफ़ी हद तक नदी तंत्र को कवर कर चुके थे। बचे हुए क्वेश्चंस को आज हम यहाँ पे देखेंगे। अगर आपने हमारी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट के माध्यम से आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, काली नदी तंत्र को सर्वाधिक जल प्रदान करने वाली तथा काली की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो देखिए, काली नदी को सबसे ज़्यादा जल जो प्रदान करती है और काली की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है, कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी जिसे माना जाता है, ये है हमारी सरयू नदी। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सरयू नदी की अगर हम बात करते हैं, बागेश्वर के सरमूल नामक जगह से यह आती है, झुंडीधार से यह निकलती है। कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी इसे माना जाता है। काली नदी को सबसे ज्यादा जल यही नदी प्रदान करती है। चंपावत में पंचेश्वर के निकट ये काली नदी में मिल जाती है और इसकी टोटल लंबाई 146 किलोमीटर है। ठीक है, अगला, सरयू की मुख्य सहायक पूर्वी रामगंगा नदी पिथौरागढ़ के किन दो प्रमुख ग्लेशियर से आती है? सरयू जो है वो काली की सहायक नदी है। सरयू की एक इंपॉर्टेंट सहायक नदी है पूर्वी रामगंगा। पूर्वी रामगंगा पॉन्टिंग और नामिक ग्लेशियर से आती है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। कुछ जगहों पर केवल नामिक ग्लेशियर दिया है, कुछ जगहों पर दोनों ग्लेशियरों के नाम दिए गए हैं, तो आपने दोनों को याद रखना है। ठीक है, रामेश्वर तीर्थ में पिथौरागढ़ के अंदर इन दोनों नदियों का यानी पूर्वी रामगंगा और सरयू का संगम हो जाता है। इसकी लंबाई कितनी है पूर्वी रामगंगा की? 108 किलोमीटर। ठीक है, पूर्वी रामगंगा की भी कुछ सहायक नदियां हैं जिसमें भुजपत्री गाड़, बेरल गाड़, गरगतिया गाड़ ये सारी शामिल हैं। इन दोनों का संगम कहां पे होता है? रामेश्वर तीर्थ पिथौरागढ़ में होता है। ठीक है, अगला, किस स्थान पर पूर्वी रामगंगा नदी सरयू नदी में मिल जाती है? तो इन दोनों का संगम रामेश्वर तीर्थ पिथौरागढ़ में होता है। पंचेश्वर में किस किस का होता है? काली और सरयू का। और रामेश्वर तीर्थ में किसका होता है? पिथौरागढ़ के अंदर पूर्वी रामगंगा और सरयू का। ठीक है, काली नदी को जल प्रदान करने वाली प्रसिद्ध लदिया नदी चंपावत के निकट किस विशिष्ट स्थान पर काली से अपना संगम बनाती है? काली नदी के साथ संगम करती है लदिया नदी। लदिया नदी उत्तराखंड की आखिरी नदी है जो काली नदी में मिलती है, यानी काली से मिलने वाली पहली नदी थी कुठियांगटी, अंतिम नदी है हमारी लदिया नदी जो भारत में काली से मिलती है। इसके बाद ये नेपाल में चली जाती है, वहां और नदियां मिलती हैं, लेकिन भारत की आखिरी नदी जो काली में मिलती है वो लदिया है। लदिया नदी का संगम काली में चंपावत के चूका नामक जगह पर होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे मिलाना है। एक तरफ प्रमुख संगम स्थल है, दूसरी तरफ किन नदियों के संगम वहाँ पे होते हैं उनके नाम हैं। जो जौलजीवी है हमारा, जौलजीवी में किन नदियों का संगम होता है? जौलजीवी पिथौरागढ़ में है और यहाँ पे काली और गोरी गंगा का संगम होता है। पहले का होगा 4। यहाँ पे मैंने आपको कल भी कहा था कि जौलजीवी मेला लगता है। यह जौलजीवी मेला 1914 से लगता है और इसकी शुरुआत गजेंद्र बहादुर के द्वारा की गई। काली के सहायक नदियों के बारे में हमने बात करी। गोरी गंगा की भी सहायक नदियां हैं जो पूछी जाती हैं, जिसमें गोनखा गाड़, मदकानी और रलम गाड़ या रमल गाड़ शामिल हैं। ठीक है, दूसरा है पंचेश्वर, चंपावत में है। पंचेश्वर में किन नदियों का संगम होता है? तो यहाँ पे काली और सरयू का होता है। दूसरे का होगा 3। रामेश्वर की बात करें, रामेश्वर तीर्थ, यहाँ पर पूर्वी रामगंगा और सरयू का होता है यानी कि 1, और चूका नामक जगह पर चंपावत में काली और लदिया का संगम होता है यानी 2। 4, 3, 1, 2 आपका सही है जो कि ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला, कुमाऊं की सरयू नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, सरयू नदी को कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी माना जाता है। क्या ये सही है? पहला जो ये वाला कथन है, आधा कथन, ये आपका बिल्कुल सही है। कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी सरयू को माना जाता है।
यह काली नदी को सबसे ज्यादा जल प्रदान करती है, यह भी सही है आपका। तो पहला कथन पूरी तरीके से सही है। दूसरा, सरयू नदी का उद्गम पिथौरागढ़ के मिलम ग्लेशियर से होता है और यह रामेश्वर में काली के साथ संगम करती है, क्या ये सही है? ये आपका गलत होगा। सरयू का उद्गम बागेश्वर से होता है, सरमूल जो झंडीधार नामक जगह है वहां से होता है, और ये पंचेश्वर में काली के साथ मिलती है, ना कि रामेश्वर में। रामेश्वर में सरयू और जो पूर्वी रामगंगा है इन दोनों का संगम होता है। दूसरा कथन हमारा पूरी तरीके से गलत है। आपको पूछा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इन कथनों के आधार पे असत्य है, तो इन स्टेटमेंट के आधार पे आपका दूसरा कथन जो है ये पूरी तरीके से गलत है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। पश्चिमी रामगंगा का उद्गम कहां से होता है? तो पश्चिमी रामगंगा इसका उद्गम होता है दूधातोली श्रेणी से। दूधातोली श्रृंखला से आती है हमारी पश्चिमी रामगंगा। पूर्वी रामगंगा हमने देखी नामिक और पॉन्टिंग ग्लेशियर से आती है। पश्चिमी रामगंगा दूधातोली श्रृंखला से आती है। जो दूधातोली श्रृंखला है इसे उत्तराखंड का पामीर कहते हैं। यहां से 5 नदियों का उद्गम होता है जिसमें आटागाड़ शामिल है। इसके अलावा दोनों नयार नदियां इसमें शामिल हैं, वूनो नदी शामिल है और पश्चिमी रामगंगा। पश्चिमी रामगंगा को किस और नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी रामगंगा को रथवाहिनी या राटवाहिनी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, स्कंद पुराण में इसे रथवाहिनी कहा गया है। पौड़ी गढ़वाल की कालागढ़ से ये उत्तराखंड से बाहर चली जाती है और यूपी में कन्नौज में जाकर गंगा के साथ संगम कर लेती है। ठीक है, जो ये हमारी पश्चिमी रामगंगा है इसकी कुछ इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं जैसे बीनो और गागस। ये दोनों पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदियां हैं। ठीक है, पश्चिमी रामगंगा के और दूसरे भी नाम हैं, जैसे इसे दुसांध भी कहते हैं, रिथिया भी कहा जाता है, लोभावती भी कहते हैं। मूल रूप से इसे परशुराम गंगा कहा जाता था जो कालांतर में केवल रामगंगा रह गया। ठीक है, अल्मोड़ा के भिकिया सैंण में इस नदी का संगम गागस नदी के साथ हो जाता है। ये क्वेश्चन आता है भिकिया सैंण में किन किन नदियों का संगम होता है? तो पश्चिमी रामगंगा और हमारी गागस नदी। जो ये पश्चिमी रामगंगा है इसके तट पर कई सारे इंपॉर्टेंट हमारे शहर हैं जैसे गैरसैंण हो गया, चौखुटिया हो गया, भिकिया सैंण हो गया, कालागढ़ हो गया, बूढ़ा केदार जो है वो भी इसी के तट पर स्थित है। जो इसकी सहायक नदी है वूनो नदी उसके। ठीक है, धार पानीधार से निकलने वाली कोसी नदी उत्तर प्रदेश के किस प्रसिद्ध शहर के निकट रामगंगा नदी से अपना संगम बनाती है? जो हमारी कोसी नदी है, कोसी नदी की घाटी को कुमाऊं के अंदर धान का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, यह कौसानी के धार पानीधार से निकलती है और उधम सिंह नगर के सुल्तानपुर से उत्तराखंड से बाहर चली जाती है। उत्तराखंड में कोसी नदी की जो लंबाई है वो 168 किलोमीटर है। यूपी में जाकर रामगंगा नदी के साथ ये संगम करती है। कहां पे? रामपुर के निकट। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। ठीक है, जो कोसी नदी है इसकी सहायक नदियों में देवगाड़ नदी ये आती है। इसके अलावा मिनोलगाड़ नदी ये आती है, सुमाली गाड़, ये सारी की सारी कोसी नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, कुमाऊं में कोसी नदी की घाटी को धान का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, कोसी के तट पर भी कुछ इंपॉर्टेंट शहर हैं जैसे सोमेश्वर हो गया, बेताल घाट हो गया, रामनगर बैराज हो गया, वो सब कोसी के तट पर ही बसे हुए हैं। ठीक है, कोसी नदी को स्थानीय लोग किस नाम से जानते हैं, यानी इसका स्थानीय नाम क्या है? तो इसे कोसिला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पुराणों में कोसी नदी को कौशिकी नदी कहा गया है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। अगला, देवगाड़, मिनोलगाड़ तथा सुमाली गाड़ निम्नलिखित किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये तीनों की तीनों किसकी सहायक नदियां हैं? ये तीनों कोसी की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। जैसे मैंने आपको कहा कि सोमेश्वर जो पूरा है आपका इलाका वो इसी के तट पर है, तो सोमेश्वर का जो इलाका है कोसी के तट पर है, काफी ज्यादा उपजाऊ है। इसी वजह से जब आपसे पूछा जाए कि किस नदी घाटी को कहते हैं धान का कटोरा, तो आप कहेंगे कोसी नदी की घाटी, और अगर एरिया के बारे में पूछेंगे तो आप कहेंगे सोमेश्वर का इलाके को कहते हैं। ठीक है, अगला, उत्तराखंड की वह नदी जिसका नाम गर्ग ऋषि से प्रेरित है और जो दूनागिरी से निकलकर भिकिया सैंण के निकट पश्चिमी रामगंगा में शामिल हो जाती है। तो अगर आपको आधा तथ्य पता है कि भिकिया सैंण अल्मोड़ा में कौन सी नदी पश्चिमी रामगंगा में मिलती है तो इसको आप कर जाते। कौन सी ऐसी नदी है जिसका नाम गर्ग ऋषि के नाम पर है, उनके नाम पर इसका नाम पड़ा है, दूनागिरी से आती है, भिकिया सैंण में पश्चिमी रामगंगा से मिलती है, यह है हमारी गागस नदी। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
अगला, कुमाऊं की प्रसिद्ध नदी को ऐतिहासिक और स्थानीय पौराणिक मान्यताओं में गर्गी नदी या गार्गी नदी के नाम से जाना जाता है। तो किस नदी को गार्गी या गर्गी के नाम से जाना जाता है? ये कहते हैं गोला नदी को। गोला नदी जो है हल्द्वानी के जीवन रेखा इसे माना जाता है। नैनीताल के पहाड़ पानी से ये आती है और उधम सिंह नगर के किच्छा से ये राज्य से बाहर चली जाती है। जो हमारी गोला नदी है इसी का पुराना नाम क्या था? इसे गार्गी रिवर या गार्गी नदी के नाम से जाना जाता था। ठीक है। उत्तराखंड के गागर श्रृंखला से निकलने वाली वह नदी जिसे अच्छी सेविका लेकिन बुरी मालकिन के रूप में जाना जाता है। तो गागर श्रृंखला से आती है एक नदी जिसे अच्छी सेविका कहते हैं लेकिन बुरी मालकिन कहते हैं। इस नदी का नाम है दाबका नदी। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। जो दाबका नदी है यह बाजपुर उधम सिंह नगर से राज्य से बाहर चली जाती है। कुछ जगहों पर इसे किचड़ी नदी इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। यूपी में जाकर ये कोसी में मिल जाती है। नैनीताल के गर्म पानी से आती है, उधम सिंह नगर के बाजपुर से राज्य से बाहर चली जाती है। एक और नदी है हमारी बाकरा नदी, ये भी नैनीताल से आती है और उधम सिंह नगर के खानपुर से उत्तराखंड से बाहर चली जाती है। उत्तराखंड के प्रसिद्ध धार्मिक पर्वतीय क्षेत्र सुरकंडा शिखर से किस नदी का वास्तविक उद्गम होता है? इनमें से कौन सी नदी है जो सुरकंडा शिखर से आती है? ये आती है हमारी सोंग नदी। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। जो सोंग नदी है हमारी सुरकंडा शिखर से इसका उद्गम होता है। ये गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है। देहरादून में रायवाला के नजदीक ये गंगा के साथ संगम कर लेती है। ठीक है। सोंग और सुसवा नदियां संयुक्त रूप से पूर्वी दून घाटी से होकर बहती हुई देहरादून जिले के किस प्रसिद्ध स्थान के निकट गंगा में विलीन होती है? तो सोंग नदी सोंग की ही एक प्रमुख सहायक नदी है सुसवा। सोंग और सुसवा या सिसवा इसको कहते हैं। इन दोनों का संगम होता है पहले और उसके बाद ये जाकर के कहाँ मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। गंगा में कहाँ पर मिलती है? रायवाला के नजदीक। तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। तो हमने बात करी सोंग रिवर के बारे में। सोंग नदी की एक सहायक नदी है जिसे कहते हैं सिसवा या सुसवा। ठीक है। इसके अलावा वाल्दी नदी भी सोंग की ही सहायक नदी है। ठीक है। आगे जाकर के सोंग नदी गंगा में मिल जाती है, ये पूछा जाता है। ठीक है। ये जो सिसवा नदी है जो प्रमुख सहायक नदी है सोंग की, इसकी भी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसकी नदियों में आती है, एक है रिस्पना और एक है विंदाल। तो रिस्पना और विंदाल सिसवा की सहायक नदी है, सिसवा सोंग की सहायक नदी है, सोंग गंगा की सहायक नदी है। ठीक है। दून घाटी की प्रमुख नदी सोंग की कौन सी सहायक नदी नहीं है? तो सोंग नदी की सहायक नदियों में मैंने आपको कहा सिसवा है, वाल्दी है, इसके अलावा विद्यालना रो। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो आपका विद्यालना रो हो गया, सिसवा हो गया, ये सोंग की सहायक नदियां हैं। विंदाल और रिस्पना ये दोनों की दोनों सिसवा की सहायक नदी हैं। तो बी और डी यहाँ पे सोंग की नदियां नहीं है, बी और डी ही हमारा उत्तर यहाँ पे होगा। उत्तराखंड की निम्नलिखित प्रमुख नदियों का उनकी लंबाई के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम लगाइए। तो नदियों की लंबाई भी पूछी जा सकती है। यहाँ पे 4 नदियां हैं। पहली है कोसी नदी, इसकी लंबाई उत्तराखंड में हमने देखी थी 168 किलोमीटर है। काली नदी उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है 252 किलोमीटर। भागीरथी की बात करें 205 किलोमीटर। अलकनंदा 195 किलोमीटर। बढ़ते हुए क्रम में आपने लगाना है तो इनमें सबसे छोटी कौन है? कोसी नदी यानी कि 1 आएगा। कोसी के बाद आएगी अलकनंदा यानी कि 4 आएगा। अलकनंदा के बाद भागीरथी यानी कि 3 और अंत में यानी 2 आएगी काली नदी। 1 4 3 2 हमारा आंसर है जो कि यहाँ पर है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। जो बाकी हमारी इंपॉर्टेंट नदियां हैं उनकी भी लंबाई आपको पता होनी चाहिए। जैसे यमुना नदी की लंबाई पूछी जाती है। यमुना की लंबाई है 136 किलोमीटर। यमुना की प्रमुख सहायक नदी है टोंस। तो टोंस की लंबाई को भी उसी के साथ याद कर लीजिए 148 किलोमीटर। ये यमुना है, ये टोंस है। ठीक है। अलकनंदा की एक सहायक नदी है जो पंचप्रयाग बनाती है हमारी, उनमें से एक है पिंडर। पिंडर की लंबाई है 105। तो पंचप्रयाग की जो दूसरी नदियां हैं जैसे एक हमारी है मंदाकिनी। मंदाकिनी की लंबाई लगभग 72 किलोमीटर है। अगर हम बात करें नंदाकिनी की तो ये लगभग 56 किलोमीटर है। भागीरथी को हमने ऊपर देख ही लिया है 205 किलोमीटर। ठीक है। इसके अलावा
सरयू नदी, सरयू नदी की जो लंबाई है उत्तराखंड में 146 किलोमीटर है, ये भी पूछी जाती है। पश्चिमी रामगंगा 155, पूर्वी रामगंगा मात्र 108 किलोमीटर। ठीक है, तो ऐसे में आप इनको याद कर सकते हैं। अगला, नदी प्रवाह के अंतर्गत आने वाले निम्न क्षेत्रों में बनने वाली नदी मैदानों को उत्तराखंड की स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो देखिए, नदी प्रवाह क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले जो हमारे निचले इलाके होते हैं, वहां पर जो मैदानी बनते हैं, नदी मैदान जो बनते हैं, उनको स्थानीय भाषा में बगड़, तप्पड़ या गद्दी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ठीक है, जब नदियां पहाड़ों से नीचे बहती हैं तो जहां पे तीव्र ढलान होती है, वहां पर जो मैदान बनते हैं, वहां पर जो गहरी घाटियां बनती हैं, उन गहरी घाटियों को राठ कहते हैं। इसके अलावा धाड़, चाट या ढांग इन नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो मध्य इलाका होता है, जहां पे ढलान थोड़ी सी कम हो जाती है और नदियां सीढ़ियों का निर्माण करती है, उनको क्या कहते हैं? उनको नदी सीढ़ियां कहते हैं। और जो निचले इलाके होते हैं, जहां पे नदी मैदानों में पहुंचने वाली होती है, वहां पर जो वो मैदान बनाती है, नदी के किनारे के जो मैदान, उनको क्या कहते हैं? उनको स्थानीय भाषा में बगड़, तप्पड़, गद्दी इन नामों से जाना जाता है। ठीक है, निर्माण प्रक्रिया और भू आकृतिक आधार पर उत्तराखंड में पाई जाने वाली झीलों या तालों को मुख्य रूप से कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है? उत्तराखंड के ताल, उत्तराखंड की झील को लेकर के बहुत बार आपके पास सवाल आए हैं। यहां पर सवाल यह है कि उत्तराखंड की झीलों को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? उत्तराखंड की झीलों को 5 वर्गों में बांटा जाता है, यानी उत्तराखंड में 5 प्रकार की झीलें पाई जाती हैं। इसमें पहली है हिमानी प्रकार की झील, दूसरी है अप्रदनात्मक झीलें। क्या क्या होती हैं, आगे हम इनके सब सवालों को देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तीसरी है विवर्तनिक झील, चौथी होती है टेम्पररी झीलें यानी अस्थायी झील, और पांचवी होती है कृत्रिम झीलें यानी आर्टिफिशियल झील। तो 5 वर्गों में बांटा जाता है उत्तराखंड की झीलों को। जो ग्लेशियरों के माध्यम से बनती हैं उन्हें कहते हैं हिमानी झील। उत्तराखंड की जितनी भी झीलें हैं उनमें से लगभग 90 से 95% जो झीलें हैं वो हिमानी प्रकार की हैं, यानी ग्लेशियर की झीलें हैं, ग्लेशियरों से बनी हुई हैं। ठीक है, जैसे रूपकुंड हो गया, परिताल हो गया, वासुकी ताल हो गया, ये सारे। अगला, उत्तराखंड के भूगोल और पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुसार राज्य में निम्नलिखित में से किस कारक के अपरदन से बनी झीलें नहीं पाई जाती? हिमानी झीलों के बारे में हमने बात करी, सिंपल सा नाम से ही था कि जो ग्लेशियरों के माध्यम से बनती हैं, ग्लेशियर जिनके बनने का मूल कारण है। लगभग 90 से 95% उत्तराखंड में वैसी ही झीलें पाई जाती हैं। इसके अलावा कुछ इरोजनल लेक होती हैं, अपरदनात्मक लेक्स हमारे पास होती हैं, झील होती हैं। ये जो झील होती है, पानी, ग्लेशियर, हवा, इनके अपरदन क्रिया, इनके इरोजन से बनती हैं। उत्तराखंड में किस किस प्रकार के अपरदन के कारण झीलें बनती हैं? तो जल अपरदन यानी नदियों में जब कटाव शुरू होता है, मिट्टी धंसनी शुरू होती है तो गड्ढा बनता है, पानी भर जाता है, इससे बनती है। ग्लेशियरों के अपरदन से बनती है। भूगर्भीय जल रिसाव से भी बनती हैं, लेकिन उत्तराखंड में वायु अपरदन से बनी झीलें नहीं पाई जाती। इस प्रकार की झीलें, वायु के अपरदन से बनी हुई झीलें ज्यादातर जो रेगिस्तानी इलाके होते हैं, मरुस्थलीय इलाके होते हैं, वहां पर होती है। ठीक है, ऑप्शन सी सही आंसर है। पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा उत्पन्न वलन यानी फोल्डिंग एवं भ्रंश यानी फॉल्टिंग की भूगर्भीय प्रक्रियाओं के कारण किस प्रकार की झील का निर्माण होता है? तो पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के कारण, जब पृथ्वी के अंदर जब आंतरिक हलचलें होती हैं तो चट्टानों में मोड़ आने लगते हैं, यानी फोल्ड वो होने लगते हैं, उनमें भ्रशन यानी कि दरार आने लगती है, जिससे बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। फिर उन गड्ढों में जल भर जाता है। इन्हीं झीलों को, जो पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण बनते हैं, इन्हीं झीलों को कहते हैं विवर्तनिक झीलें। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो नैनीताल झील है हमारी, भीमताल लेक है, वो इसके प्रसिद्ध उदाहरण माने जाते हैं। ठीक है, विवर्तनिक झील के, इसे भी आपने याद रखना है। टेक्टोनिक लेक्स इनको इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में इन्हें विवर्तनिक झीलें कहते हैं। ये झीलें पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के द्वारा जो उत्पन्न वलन होते हैं, फोल्डिंग्स होते हैं, मोड़ जिसे हम कहते हैं, या दरार होती हैं, उनके कारण जो बड़े गड्ढे बनते हैं और फिर उन गड्ढों में पानी भर जाता है, उससे इस प्रकार की झीलें बनती हैं। ठीक है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने उत्तराखंड जीके के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को यहाँ पे देखा।
हमने इन क्वेश्चंस को कोशिश करी पूरी डिटेल के साथ यहाँ पे कवर करने की, जिससे आपके सभी कॉन्सेप्ट हम अच्छे से क्लियर यहाँ पे कर सकें। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।